Hello, welcome all on our YouTube channel Anna in Point। आज हम जो कोशिश करेंगे, जो आज चुनावी रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों में भारत के, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। इन चारों राज्यों में जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उसका हम कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। हम शुरुआती में ही लेते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को, जहाँ से दिल्ली का रास्ता निकलता है एक्चुअली, केंद्र सरकार का। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सी पार्टी की सरकार होगी, वो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही सारा मार्ग आगे का निश्चित होता है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बहुमत जो हासिल किया है उसके लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो चुनावी रिजल्ट बता रहे हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल उन्होंने 227 सीटें जीत ली है। अपना दल में 10 सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई खाता दिख नहीं रहा है खुला। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जीती हुई है। और बाकी सारे, समाजवादी पार्टी जो प्रमुख अपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसने अभी तक 88 सीटें जीत ली है। और बाकी गठबंधन उनका जो है, सोहेल भारतीय समाज पार्टी, उन्होंने भी 3 सीटें जीती। अभी टोटल 58 सीटों का अभी भी रुझान, अंतिम फैसला आना बाकी है। लगभग वो फिर जो है लीडिंग, वही पोजीशन बरकरार रहेगी और विनिंग में चला जाएगा वो सारा। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, ये जो वोट शेयर प्रतिशत मिला है, बीजेपी को 41.3% वोट्स मिले हैं टोटल ओवरऑल वोटिंग के, और समाजवादी पार्टी को 32% शेयर वोट मिला है। बीएसपी का वोट परसेंट है 12.8%। यहाँ पे कई सारे मुद्दे थे इस चुनाव में, जैसे किसानों का आंदोलन था, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, कोरोना का जो प्रबंधन था पहले यूपी में, जो वो चरमराया गया था एक्चुअली। तो इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट फिर से आ गई। काफ़ी सारी घटनाएं भी हुई, तो उन घटनाओं के बारे में ज़्यादा बात करने से बचाए हम इस बात पे हमारा फोकस नियंत्रित करेंगे कि ये ऐसा क्या हुआ जो इनको फिर से बहुमत मिला। मोटा मोटी इनकी जीत के पीछे के जो महत्वपूर्ण कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसका जो फाउंडेशन है, ये 2014 में ही रखा हुआ है। 2014 में जैसे वो केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने 1 साल के भीतर ही जनधन खाता जो इन्होंने खोला, जो गरीबों को, जो गरीब अपने अकाउंट्स बैंकों में खुलवा नहीं पाते थे, ऐसे गरीबों को बैंकों को आदेश दिया गया है कि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट की कमी भी हो तो भी ज़ीरो बैलेंस पे इनके अकाउंट खुलवा लिया। मोदी जी की बुद्धिमत्ता को वाकई मानना पड़ेगा। उन्होंने उसके बाद इन्हीं जनधन खातों में, जो गरीब किसानों के थे, जो काफ़ी पिछड़े लोग थे, इकोनॉमिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे, इन्हीं के खातों में लाभार्थी योजना शुरू करके इनके खातों में साल में हर 3 महीने, हर या हर 3 महीने लगभग
या 4 महीने बाद कुछ एक छोटी सी अमाउंट 2,000 3,000 जो गरीब किसान है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनके अकाउंट में केंद्र सरकार से एक लाभार्थी योजना की तरफ, लाभार्थी मतलब लाभार्थी योजना या जो गरीब किसानों को एज अ हेल्प करके उनके अकाउंट में ये पैसे पहुंच जाते हैं। अब इसमें उन्होंने इतना दिमाग लगाया है पहले ही कि ये सीधा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, केंद्र सरकार से सीधा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। ऐसा नहीं था कि इस तरह की योजना पहले नहीं थी, मनरेगा के भी अकाउंट्स इससे जोड़े गए, सीधा वहाँ से पैसा आता है केंद्र से, तो पूरा का पूरा पैसा सीधा जो भी लाभार्थी है उसके अकाउंट में चला जाता है। पहले इन्हीं लोगों को ये पैसा मिलने के लिए पंचायत के दफ्तर में, जिला दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते थे और उसके बावजूद भी उनको पूरा पैसा नहीं मिलता था। लेकिन इन्होंने ये जो सिस्टम बनाई है, सीधा अकाउंट खोल दिए, सीधा अकाउंट में पैसा केंद्र सरकार से ट्रांसफ़र हो गया और वो रेगुलर इंटरवल में एक छोटी छोटी राशि 3,000 4,000 के रूप में ट्रांसफ़र होती। तो ये भले अमाउंट छोटी हो, लेकिन ये उनके लिए बड़ी अमाउंट है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक तरह की पॉजिटिव इमेज, सकारात्मक दृष्टिकोण मोदी सरकार के बारे में क्रिएट हुआ कि भाई नहीं, ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये सीधा हमारे अकाउंट में पैसा भेजती है। पहली बात तो ये, और यही जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब किसान, जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर है सेक्शन, यही लोग लगभग 90% की तादाद में वोटिंग पूल बूथों के साथ लाइन में लगा हुआ होता है। और जब पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरे काफ़ी सालों से राज किया, लेकिन जब सेंटर से 1 रुपया निकलता था उनके लिए, तो उनके हाथ में 10 पैसे पड़ते थे या 15 पैसे पड़ते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ से 1 रुपया निकलता है तो पूरा 1 रुपया उनके अकाउंट में चला जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ जो दाव जो खेला गया है 2014 में, जैसे ही पंतप्रधान बने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये जो चीज़ें योजना की, तो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और ये ही बेस है जिसके बेस पे वो कंटिन्यूसली कई बड़े चुनाव जीतते आ रहे हैं। रही दूसरी बात, फिर उन्होंने जो राशन की योजना भी चालू की कोरोना टाइम में, तो काफ़ी लोगों को मुफ्त का अनाज दिया। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुई थी शुरू में, वो सारे लोग उसके जो घाव है वो भूल गए लोग धीरे धीरे, और ये सोचने लगी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार हमें कुछ मदद कर रही है। जो गरीब लोग थे, जिनके रोज़गार वो टाइम में चले गए थे कोरोना लॉकडाउन की वजह से, उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा सहारा हो गया। तो पहली बात तो ये है कि जो गरीब के खाते में जो अकाउंट में सीधा पैसे जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, ये सबसे बड़ी आधारशिला है बीजेपी के हर चुनाव में जो बड़ी जीत होती है उसके पीछे का। दूसरा कारण है कि योगी जी ने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश में जितनी पहले की सरकारें हुई उत्तर प्रदेश में, जितना वो काम नहीं कर पाए, उतनी इन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है। इससे महिला सुरक्षा भी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। तो महिलाओं ने भी, जो आधी आबादी है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को दिए ताकि छेड़छाड़ी के मामले कम हुए योगी सरकार के टाइम में। तो योगी सरकार का सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इन्होंने अपने 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत काम किया, और यही एक सबसे बड़ी वजह है
कि योगी जी फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो ये तो मोटा मोटी उत्तर प्रदेश का हाल है। और ऑलरेडी 230 सीटें अभी के समय में 230 सीटें जीत गई है। 255 सीटें टोटल में जीतने जा रही है एक्चुअली। और रही बात पंजाब की, पंजाब में कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन कांग्रेस से भी ज़्यादा बुरा हाल शिरोमणि अकाली दल का हुआ है। उनका तो लगभग सुपड़ा साफ हो गया है, सिंगल डिजिट की पार्टी हो गई है। अभी 3 सीटें हैं केवल उनके विनिंग बकेट में। सारी चीज़ों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती है यहाँ पे, और बीएसपी ने एक। बीजेपी का तो यहाँ पे जीतना मुश्किल ही था, क्योंकि किसान टोटली उनके खिलाफ थे, और पंजाब के ही तो किसान थे जिन्होंने किसान आंदोलन किया, और जो काले कानून थे ये वापस लेने के लिए मजबूर किया है पंजाब के किसानों ने। कई पंजाब के किसान शहीद हुए उसमें। तो बीजेपी के खिलाफ तो उनका रोष था ही। तो बीजेपी के तो वैसे भी कोई चांसेस नहीं थे, इसके बावजूद कि उन्होंने अमरिंदर जी का सपोर्ट लिया, लेकिन फिर भी कोई चांसेस नहीं थे। कांग्रेस अपने अंदर ही के लड़ाई झगड़े में फंस गई। सिद्धू वर्सेस अमरिंदर सिंह, देन अगेन सिद्धू वर्सेस छन्नी कोल्डवॉर। ये सारी चीज़ों की वजह से कांग्रेस बैकफुट पे चली गई, और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहाँ पे हुआ है, और वह सत्ता से बाहर हो गई। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो इनको पिछली बार ही मिलने जा रहा था बहुमत, लेकिन कुछ कारणवश नहीं मिल पाया। इस बार वो सफल हो गए हैं इसमें, और 42% वोट मिला है उनको। बीजेपी को 6.6, कांग्रेस 22%। कांग्रेस का बेस है पंजाब में, और अगर कांग्रेस सही से चीज़ों को हैंडल करती तो हो सकता था पावर रिटर्न कर लेती, लेकिन इंटरनल झगड़े इतने बढ़ चुके थे कांग्रेस के कि फेल्यूर का सामना करना पड़ा। तो ये रहा पंजाब का। उत्तराखंड के जो चुनावी रिजल्ट है ये बड़े चौंकाने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सीएम पे सीएम बदलते रहे, 3 सीएम बदले लगभग पूरे 5 साल के टेन्योर में। डेवलपमेंट कुछ खास हुआ नहीं। मोदी जी के नाम पे सारे वोट्स इनको जो भी मिले मोदी जी के नाम पे मिले, लेकिन इसमें भी कांग्रेस पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस हरीश रावत को प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहती थी शुरू में। उन्होंने काफ़ी लेट उनको प्रोजेक्ट किया, काफ़ी लेट प्रोजेक्ट करने के कारण उनको ये सेटबैक सहना पड़ा। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ही नहीं थी उनके उत्तराखंड में कोई। उत्तराखंड में कांग्रेस को ज़रूर आना चाहिए था, अच्छी कोशिश करते थे ज़रूर जीतती, लेकिन स्ट्रैटेजिकल फेल्यूर के कारण उत्तराखंड में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और उसी का फ़ायदा बीजेपी को मिल गया। वही बात गोवा की। गोवा में अभी बीजेपी को तो लगभग 20 सीटें मिली है। एक ही सीट चाहिए उनको बहुमत के लिए, जो वो किसी न किसी पार्टी को मिला के करवा लेगी। जैसे रिवॉल्यूशनरी कॉमन्स पार्टी है, हो सकता है उनके साथ कोलैबोरेट कर ले, या तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, इनके साथ मिल के कर ले। गोवा में भी कांग्रेस फेल हो गई। स्ट्रैटेजिकल फेल्यूर है कांग्रेस का कि एक तगड़ा सीएम का उम्मीदवार वो वहाँ पे नहीं दे पाई, जबकि प्रमोद सावंत ऑलरेडी सीएम फेस थे वहाँ पे।
उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पे कैपिटलाइज भी कर लिया आफ्टर मनोहर पारिकर। ओवरऑल देखा जाए तो एक सुस्त रवैया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ जोश विद इन द पार्टी, इसकी वजह से फिर से बैकफुट किया गई। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 2 सीटें जीत ली है। रही बात मणिपुर की, मणिपुर में इस बार बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री 32 सीटें जीती, 32 सीटें, पूर्ण बहुमत मिला है उनको। कांग्रेस कहीं पे नहीं है, 5 सीटों पे जीत हासिल की है केवल। और ये एक बड़ा फेल्यूर देखा जाएगा, लाइक मतलब एज गुड एज नथिंग फॉर द बेस्ट। इनके जो आला कमान है कांग्रेस की, नेशनल पार्टी आज कहलाती है, लेकिन ये नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी इनके जो लीडरशिप है फिलहाल, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के हाथ में जो है, स्ट्रेटेजिकली उनको जितना कंसिस्टेंट एक्टिव होना चाहिए नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में, उतना एक्टिवनेस दिखाई नहीं देता है। सडनली इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, सडनली डिसअपरेंस आ जाता है, और ये सारी जो कारण है इसी की वजह से पार्टी को सेटबैक झेलना पड़ता है। हालांकि इस बार प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, मतलब वोट्स नहीं डाले, बल्कि वोट घटे हैं उनके, वोट प्रतिशत घटा है, सीटें भी पिछली हिसाब से 5 सीटों का लगभग नुकसान है उनको। तो ये कहाँ फेल्योर हो रहा है, क्या इसका आत्मचिंतन करने की इनको बहुत ज़रूरी है। और आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल लेवल पे आने वाले दिनों में 2024 तक नेशनल लेवल पे शायद दूसरी नंबर की पार्टी बन जाए, और बीजेपी को कड़ी जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे 2024 तक दे सकती है। ये स्थिति में आ जाएगी आम आदमी पार्टी, जिस तरह से उनकी जो चीज़ें चल रही है। पंजाब एक बड़ा स्टेट आज उनके हाथ में आ गया है, सेकंड स्टेट, और एक पूरा राज्य है, वो दिल्ली के जैसा नहीं है कि केंद्र शासित राज्य, पूरा राज्य है। अगर वो यहाँ पे अच्छा करती है तो डेफिनेटली 2024 में बीजेपी के सामने अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है नेशनल लेवल पे, तो वो होगी आम आदमी पार्टी, और प्राइम मिनिस्टर लेवल के उनके कैंडिडेट हो गए अरविंद केजरीवाल जी। तो ये रहा अपना आज तक का विश्लेषण, और आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे हम इसी तरह से कोई विश्लेषण लेके आएंगे, कोई और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।